तो उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। बढ़ेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे अब गाजियाबाद की, जहां पर यूपी गेट पर किसानों का डेरा लगातार जमा हुआ है। दिल्ली जाने के लिए अड़े हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता। दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए वो पहुंच रहे हैं। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली सीमा में ये किसान घुसे थे, तो हर हाल में दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं किसान। और किसानों का यही कहना है कि किसी भी तरीके से उन्हें दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली पहुंचने के लिए बैरिकेडिंग भी कई जगहों पर उन्होंने तोड़ी है। और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जिस तरीके से किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा था। और हमसे बातचीत करने के लिए गौरव यादव गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो गौरव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए शुरू से गाजियाबाद की बात करें, इस समय हम गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर है, जहां पर राकेश टिकैत किसानों के साथ पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे सभी अभी रात्रि प्रवास के लिए यहाँ रुके हुए हैं और अभी दिल्ली जाने का कोई भी मन अभी किसानों का नहीं है। तो सरकार से बात की जाएगी और सरकार के नुमाइंदों को यही दिल्ली बॉर्डर पर बुलाया जाएगा, जहां पर सबका मानना यह है कि सबके सामने बात होगी और आर पार की जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, जिन वजह से किसान यहाँ पे पहुंचे हैं, उन मुद्दों पर सरकार से सीधे सड़क पर चर्चा होगी। यहाँ पे हमारे साथ किसान है, इनसे ही बात करते हैं और समझ लेते हैं ये दिल में चाहते क्या है, क्या मंशा लेकर यूपी गेट बॉर्डर तक पहुंचे हैं कड़कड़ाती ठंड में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्लॉक अध्यक्ष मांगे राम त्यागी, जनपद मुजफ्फरनगर। आप यहाँ पर पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर, क्या है दिल में? पर दिल में यह है कि आज किसान को अपने खेत में होना चाहिए था। गेहूं बुआई का समय चल रहा है, ईख कटाई का समय चल रहा है, लेकिन सरकारों की नीतियों के कारण किसान ठंड में जो है सड़क पर आ रहा है। पूरे कई स्टेट का, क्या पूरे देश का ही किसान इस समय इतना पीड़ित है, इतना परेशान है कि सड़कों पर उतर के लोग हाहाकार। कभी जब देश आजाद हुआ था यह स्थिति जब थी, ये दोनों योगी सरकार और मोदी सरकार इतने अभिमान में है, इन्हें दिख रहा है कि थारे सामने कुछ नहीं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस को दिखा था कि देश में कोई आने वाला ही नहीं है। आज कांग्रेस का कोई पानी लेवा नहीं बचा। नहीं, आपकी समस्या क्या है? मतलब आप यहाँ हो क्यों? क्या भाई समस्या हमारी है, मुंजी तो हमारी 800-700 रुपए क्विंटल बिक रही, गन्ना हमारा 200 रुपए क्विंटल, और गन्ने का भाव इन्होंने बताया कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। जब डिजिटल मामला चल रहा है हर जगह, हमने पेट्रोल पंप पर तेल दिया था, ऐसा पैसे दिए, काट दिया, वो कट गए। तो 14 दिन में ही जो इन्होंने कर रखा है गन्ने भुगतान का, वो 14 महीने में हो रहा है। ऐसा क्यों है? हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही, 4 लाख रुपए कर्जा किसान बता, इन 4 सालों से 8 लाख हो गया। आने वाले जब तक यह भाजपा सरकार आएगी, इतना कर्जा किसानों को हो जाएगा आत्महत्या के लिए। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से नाराजगी किसानों में है। आप क्यों नाराज है, क्या वजह है और क्यों यहाँ ठंड में है? देखो, ये सरकार अभी चल रहा था कोरोना काल, ये कह रहे थे आप इमरजेंसी काम करो, अब रोड पर मत निकलो। इन्हें कौन से इनके मोहम्मद अलोंडे का ध्यान था जो पीछे चला है, चोरी चोरी अध्यादेश कानून बनता है, सदन में रख के प्रस्ताव बहस होकर। गौरव, जरा इनसे पूछिए कि पीएम मोदी की तरफ से तो ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस बिल में कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी गई है कि किसानों के खिलाफ हो, फिर इतना आक्रोश क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि इस बिल में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो किसानों के खिलाफ हो। तो आखिर जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ कोई इसमें चीज नहीं है, तो फिर आपका विरोध क्यों है? प्रधानमंत्री ने कभी खेती करी हमने, हमारी बिक्री है 800 रुपए मुंजी और मक्का बिक्री है 900 रुपए। मोदी इस पर रोक लगा कर कानून बनवा कर एमएसपी को लागू क्यों नहीं कराते? इन्हें तो पता ही नहीं खेती होती कैसे। चलिए ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नोएडा की, जहां पर फर्जी तरीके से परीक्षा दिलाने के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सेक्टर 58 पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा, मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव समेत एनसीआर में सक्रिय था ये गिरोह। सरकारी नौकरी की परीक्षा देने के नाम पर मोटी रकम लेता था और 3 लोग दूसरों की जगह बैठकर ये परीक्षा दे रहे थे और जिसका भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। तो दिल्ली पुलिस की चल रही थी सेक्टर 62 में परीक्षा और इस परीक्षा में एक ऐसा गिरोह था जो किसी और के स्थान पर किसी और को भेज करके परीक्षा दिलवाने का काम करता था, जिसका भांडाफोड़ किया है पुलिस ने और यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो किसी और के
आवेदकों की जगह उनके आई कार्ड लेकर आए थे और चेकिंग के दौरान गेट पर ही पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया। तो पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद किया है। 2 दिल्ली पुलिस की वर्दी और मोबाइल, कई कागजात भी बरामद किए गए हैं। तो नोएडा की खबर हम आपको बता रहे, जहां पर फर्जी तरीके से परीक्षा दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। सेक्टर 58 में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक परीक्षा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल कमिश्नर लव कुमार जी। सर, किस तरीके से पुलिस की सफलता रही है और कैसे इस गिरोह को पकड़ा गया है? देखिए, ये एक परीक्षा केंद्र है सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में, जहां आज एक अभ्यर्थी के बारे में पता लगा कि परीक्षा केंद्र पर ये संदेह हुआ कि किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने आया है। उस संदेह के आधार पर जब उसको पुलिस ने पूछताछ के लिए लेके गए और उसमें डिटेल छानबीन करनी शुरू की, तो उसमें और बहुत सारे अभियुक्त या बहुत सारे लोग जो उसके गैंग के थे वो पकड़े गए। कुल 9 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो बेसिकली ये था कि जो परीक्षा देने जा रहा है उससे इस गैंग की डील हो जाएगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे को ये लोग परीक्षा में भेजते थे, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता था और सॉल्व करने के बाद सिलेक्शन हो जाने के बाद जो बाकी की रकम कुछ एडवांस देते थे, बाकी की रकम सिलेक्शन के बाद दी जाती थी। और इसमें मैं आपको बताऊं, जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक जो बंदा है, एक जो क्रिमिनल है, वो खुद भी ऐसा है जिसने अभी पूछताछ में बताया कि वो अपनी जगह किसी और सॉल्वर से सॉल्व करा के और उस परीक्षा में उसका पास हुआ है। सर, इसमें 2 पुलिस के सिपाही भी बताए जा रहे हैं। कब से इनका क्या रोल रहता था? इस पूरे गिरोह में क्या रोल करते थे दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही? देखिए, इसमें दिल्ली पुलिस के 2 सिपाहियों की जो भूमिका है वो ये है कि ये लोग जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे होते थे या अभ्यर्थी जिसको हम कहें, उनसे संपर्क करके और उनको सॉल्वर्स अवेलेबल कराते। इन दोनों के ही रिश्तेदार भी 2 गिरफ्तार हुए जो सॉल्वर का काम करते थे। तो कुल मिला के जो मैं आपको बता रहा था कि जो पूरा नेटवर्क है उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं जिसको हम सॉल्वर कह रहे हैं, और दूसरे वो जो ऐसे अभ्यर्थी जो नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके संपर्क में आके और उनको उनसे कांटेक्ट करके इन सॉल्वर्स से कनेक्ट करा देते हैं। सर, क्या क्या बरामदगी हुई है इन मौके से इनके पास? इनके पास से कुल मिला के 2,10,000 रुपये कैश बरामद हुआ है, 3 कार बरामद हुई हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स हैं और इनके पास कुछ फर्जी डीएल बरामद हुए हैं। डीएल का इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको बहुत संक्षेप में ब्रीफ करना चाहूँगा कि अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्र पर जाता है तो वहाँ ये उसके डीएल से या किसी भी आई कार्ड से मिलान किया जाता है कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं जिसकी फ़ोटो हमारे पास है। तो उसके लिए ये लोग एक ऐप का इस्तेमाल करते थे जिसमें जो अभ्यर्थी है वो और प्लस जो उसकी जगह एग्ज़ाम देने जा रहा है सॉल्वर, उन दोनों की फ़ोटोग्राफ्स को वो मिक्स कर देता था और एक फ़ोटो जनरेट करता था जो चेहरा मिलता जुलता लगता है, और इस तरीके से उसका एक फर्जी डीएल तैयार किया जाता था और उस डीएल को आईडी के तौर पे जब वो परीक्षा केंद्र पे देते थे तो वो सॉल्वर जो है अभ्यर्थी की जगह आराम से परीक्षा दे लिया करता था। उसी में कहीं पर अगर परीक्षा केंद्र पर जो लोग उसको एग्जामिन बहुत ध्यान से अगर कर लें तो पकड़ में आने की संभावना रहती है, अदरवाइज अगर किसी ने बहुत गौर से उसको नहीं देखा तो वो पकड़ में कई बार नहीं भी आता था। तो इस तरीके से ये लोग फर्जी आईडी भी बनाते थे। हाँ, ये थे हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर लव कुमार, जिनका साफ कहना है एक फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। कहीं ना कहीं नोएडा सेक्टर 58 कोतवाली की बड़ी कामयाबी है। वीडियो के साथ निशान शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। अगली खबर चित्रकूट से। जेई राम भवन के रिमांड पर आज 3रा दिन है और पीड़ित बच्चों तक पहुंची है सीबीआई की टीम। कई बच्चों से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। मोबाइल विक्रेताओं से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। 30 नवंबर तक आरोपी जेई राम भवन की रिमांड मिली है। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में साक्ष्य रही थी और 50 से ज्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। अश्लील वीडियो बनाकर बेचने का जेई राम भवन पर आरोप था, जिसके तहत सीबीआई अब लगातार पूछताछ कर रही है। उनको रिक्वायरमेंट है तो कहीं कर सकूंगा। क्या मांगे डॉक्यूमेंट्स?
ये तो वो बता सकते हैं ना, मैं तो नहीं बता तो सकता। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे? बोले कि हम बताएंगे आपको, एक डिटेल देंगे मोबाइल की, उस बीच के आप हमको डिटेल जो है प्रोवाइड करेंगे। 50 बच्चों से ज़्यादा का पॉर्न वीडियो बनाकर विदेशों में बेचने वाले सिंचाई विभाग के जय राम भवन का आज रिमांड का तीसरा दिन है। आपको बता दें, सीबीआई जय राम भवन को बांदा जेल से 5 दिनों के लिए रिमांड में लिया था, जिसका आज तीसरा दिन है। सीबीआई ने इस बाल यौन शोषण मामले में काफ़ी कुछ साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं। आपको बता दें, सीबीआई की टीम आज शहर के मुख्य मोबाइल विक्रेताओं से भी काफ़ी देर तक बातचीत की है और यहाँ के बाल कल्याण समिति की 3 सदस्यीय टीम द्वारा भी जो है पूछताछ की गई है। कुल मिलाकर के सीबीआई इस बाल यौन शोषण के मामले को लेकर बड़े गहनता से जांच में जुटी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। सीबीआई टीम द्वारा जय राम भवन को 30 नवंबर को पुनः बांदा जेल में शाम 4 बजे भेजना है। कुल मिलाकर के सीबीआई इस बाल यौन शोषण केस में अधिक से अधिक साक्ष्य जुटाकर इस केस का पूरी तरह से पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट के सिंचाई विभाग के डाक बंगला पे, जहां सीबीआई की टीम रुकी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी डाक बंगले में सीबीआई की टीम रुकी हुई है और यहीं पर आज शहर के ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल विक्रेताओं से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जय राम भवन से गिरफ्तारी के समय काफ़ी मोबाइल बरामद हुए थे। उन मोबाइलों से जो वीडियो बना करके जय राम भवन विदेशों में बेचता था और इस गंदे काम को अंजाम देता था, इसको लेकर के सीबीआई लगातार ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है और सीबीआई उन बच्चों तक भी पहुंच चुकी है जिनका ये वीडियो बना करके विदेशों में बेचता था। सोहन लाल, न्यूज़ वन इंडिया, चित्रकूट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया से खबर है, जहां पर कार और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई और इस सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई। घायल बच्चा अस्पताल में फिलहाल भर्ती है और नरही थाना क्षेत्र के सुहाव गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर नरही थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है और सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई है, तो वहीं बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्नाव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और स्टीयरिंग फेल होने से खाई में एक ट्रैक्टर जा गिरी और हादसे में 2 लोग घायल हो गए, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असोहा थाना क्षेत्र के सरवन गांव की ये घटना बताई जा रही है। स्टीयरिंग फेल होने से खाई में जा गिरी ये ट्रैक्टर, जिस वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर अमेठी से, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने डीसीएम को टक्कर मारी थी, जिसके बाद से यह हादसा हुआ। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। मुसाफिर खाना कोतवाली इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो अज्ञात वाहन ने एक एसडीएम में टक्कर मारी थी और मामला दर्ज कर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने एक खड़ी बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के नीचे जा घुसी कार और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बीटाटू थाना अंतर्गत 0 पॉइंट से 1.5 किलोमीटर पहले एक रोडवेज बस में पीछे से इनोवा कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसमें बैठे 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उनको तत्काल पुलिस द्वारा अस्पताल ले गया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। एक घायल का इलाज चल रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया। आज लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने थाना काकोरी में तैनात मुख्य आरक्षी अकबाल बहादुर की सड़क हादसे में मौत होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दौरान अंतिम संस्कार में पहुंचकर कमिश्नर डीके ठाकुर ने पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया और श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो लखनऊ की ये तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर डीके ठाकुर खुद पहुंचे हुए थे और कंधा भी दिया है उन्होंने मृतक को।
अगली खबर मेरठ से, जहां बीजेपी ने मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा ने यह आयोजन किया था। दादरी विधायक तेजपाल नगर कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी सम्मेलन में शामिल हुए थे। बीजेपी जिला अध्यक्ष विजय भाटी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। ग्रेटर नोएडा के ब्लूमबर्ग स्कूल में आयोजित किया गया था ये सम्मेलन। शिक्षकों से श्रीचंद शर्मा ने के नाम के आगे एक लिखकर वोट डालने की अपील की है। सहारनपुर खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा हैं। तो चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडे ने स्मिता शर्मा को चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ महिला प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और स्मिता शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता स्मिता शर्मा महिलाओं के लिए पहले भी लगातार काम करती रही है, जिसको लेकर ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है।